नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं। प्रधानमंत्री की यूपी के मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचे हैं और उन्होंने मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा और बैठक शुरू की है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव और यूपी में जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव जीती है उन्हें किस तरह से सफल तरीके से आगे ले जाना है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूपी किस ओर चलेगा, ये अब इस पर मंथन शुरू हो गया है। एक बड़ी बैठक। तो आप देखिए कि इलेक्शन हुए, प्रचार हुआ, उसके बाद जब कमान संभाली सीएम योगी ने, उस समय मौजूद थे पीएम मोदी। उसके बाद आज पहुंचे हैं और मंत्रियों के साथ प्रदेश में होने वाले विकास कार्य और उनकी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हो रही है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया है। ट्विटर पर लिखा, शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद रही हैं। तो देखिए लखनऊ को किस तरह परिभाषित किया उन्होंने। शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ और ज्यादा बढ़ते हैं। कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चुनाव के वक्त कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती दिख रही हो। इधर बीजेपी की बात करें तो वो पंचायत चुनाव को लेकर बैठकों का दौर चला रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में चुनावी राजनीति और रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस का पुराना राग, फिर ईवीएम पर सवाल। बीजेपी ने पूछा, क्या दिख रही हार? पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर ईवीएम का राग अलापा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उनके ईवीएम पर सवाल उठाते ही अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस फिर किसी सोची समझी रणनीति के तहत यह मुद्दा उठा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के साथ 2023 के लिए सोशल इंजीनियरिंग प्लान तैयार किया है। कमलनाथ 40 से ज्यादा अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में ईवीएम को लेकर कमलनाथ का बयान क्या बीजेपी को घेरने की कोशिश है? अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है कि करे बैलेट बॉक्स से। क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए कमलनाथ जी का व्यापक प्रोग्राम हम पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। हर एक महीने का उनका प्रोग्राम तय हो गया है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तिथियां अगले महीने आ रही हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस है, बिरसा मुंडा जी का है। इसके अलावा जो है वो अन्य भी जो हमारे आदिवासी नेता हैं उनका है। तो इन सब कार्यक्रमों में वो जाएंगे। कांग्रेस की रणनीति कुछ भी हो, लेकिन तैयारियों के मामले में कांग्रेस से बीजेपी हमेशा से 2 कदम आगे ही दिखती है। पंचायत चुनाव को लेकर भी बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए भोपाल आए। वहीं सोमवार को बीजेपी ने बैठक की, जिसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने पर चर्चा हुई। बीजेपी ने निकाय चुनाव में टिकट देने के लिए नए सिरे से सर्वे होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस के ईवीएम पर उठाए सवालों का जवाब भी दिया। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या करेंगे। पिछली समिति ने हमारे काफ़ी तैयारी की हुई है, घोषणा पत्र पर चर्चा की हुई है, लगभग तैयार है। स्थानीय संस्थाओं के घोषणा पत्र भी तैयार हैं और ऐसे बहुत से इशूज पर कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, लेकिन उसको एक बार रिवाइज करेंगे। मुझे लगता है अंतराल तो बहुत हुआ है, तो सर्वे तो करना ही पड़ेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमपी में माहौल चुनावी है। यहां साम दाम दंड भेद की रणनीति पर दोनों चलते दिख रहे हैं। कांग्रेस हर बार की तरह ईवीएम को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी भी अब कुछ सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है। कुल मिलाकर ये तो चुनावी जंग की शुरुआत है। पंचायत और निकाय चुनाव में जंग और तेज होती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। वक्त नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के भीतर राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अंदर खाने दोनों ही दल राज्यसभा के लिए जमकर माथापच्ची कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ग्वालियर चंबल अंचल के नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। दोनों ही दल जातिगत समीकरणों के हिसाब से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने की पूरी जुगत में है। राज्यसभा की रेस में इस बार ग्वालियर चंबल का दबदबा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए 10 जून को मतदान है। बीजेपी की 2 सीट और कांग्रेस की 1 सीट के लिए मतदान होगा और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। दोनों दलों में ग्वालियर चंबल से उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। बात करें बीजेपी की तो कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया का नाम चर्चाओं में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जातिगत समीकरण को देखते हुए दलित चेहरे के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भी मौका दे सकती है। दोनों ही नेता संघ की पसंद माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर इन दोनों को मौका देने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी के भीतर मंथन और चिंतन का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही योग्य उम्मीदवारों का फैसला करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व किसी आम कार्यकर्ता के नाम पर ही मोहर लगाता है, जो राज्यसभा में जाके मध्य प्रदेश की आवाज़ को बुलंद कर सके और जनहित के विषय उठा सके। कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करेगी या तो जिसने ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपा हो या उनके लिए अटूट धन संपदा की इकट्ठा किया हो। इसी तरीके की किसी प्रत्याशी पर कांग्रेस मोहर लगाएगी, जो निश्चित है। कांग्रेस के अंदर भी 1 सीट के लिए कई नामों की चर्चा है। दलित चेहरे के तौर पर फूल सिंह बरैया के नाम की चर्चा है। पार्टी पिछले राज्यसभा चुनाव में मिली हार को देखते हुए उन्हें मौका दे सकती है। वहीं ओबीसी वर्ग से रामनिवास रावत और अशोक सिंह भी दौड़ में शामिल हैं। इनके साथ ही विवेक तनखा भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए दलित वर्ग या फिर ओबीसी वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो दलित के नाम पर सिर्फ दलितों का उपयोग करना जानती है, बाकी दलितों के प्रति उनके मन में कभी कोई अच्छी भावना नहीं रही। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ इसमें हमारा वरिष्ठ नेतृत्व कुछ अच्छा ही डिसीजन लेगा, जिससे कि प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाए। निश्चित तौर पर विवेक तनखा जी अभी तक वो राज्यसभा रहे हैं और मुझे लगता है विवेक तनखा जी शायद इस बार जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ये वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि इस बार आज मध्य प्रदेश में जो हालात हैं उस हालात के हिसाब से तो दलित या ओबीसी को मुझे लगता है हमारे नेतृत्व प्रोत्साहन देगा। कुल मिलाकर दोनों ही दल राज्यसभा के लिए अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी अहम भी है। लिहाजा पार्टियां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए रणनीति बना रही हैं। फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी जारी है और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर पार्टियां राज्यसभा की रेस में किसे आगे करती हैं। प्रहलाद से बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर 3.5 साल बाद बीजेपी नजर आई। धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे, लेकिन सरकार का अभी भी दावा है कि बीजेपी का यह आंदोलन असफल रहा। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सोमवार को कुछ इस तरह का नजारा दिखा। 3.5 साल से सियासत में सूने पड़े विरोध के बोल छत्तीसगढ़ में खूब गूंजे। बीजेपी का कई घंटों तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा और फिर गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेताओं को जेल ले जाया गया। तो बीजेपी कुछ इस मुद्रा में नजर आई। मतलब साफ था कि बीजेपी न सिर्फ विरोध की आवाज को जनता की आवाज बनाने की कोशिश करती रही,
बल्कि हिंदुत्व की पैरोकार भी बनी रही। हालांकि देर शाम जब सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई हुई तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ इस अंदाज में शुरू हो गया। जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक जुलूस, सामाजिक पारिवारिक का आयोजन, इन सब को जिस प्रकार रोका जा रहा है, एक प्रकार से भूपेश को 3 साल 3.5 साल आते आते मन में इतना भय पैदा हो गया है कि अब वो छोटे से छोटे आंदोलन से भय खाने लगा है। भारतीय जनता पार्टीला छत्तीसगढ़ के जनता विपक्ष में बिठाए। वैसे विपक्ष के ताकतवर रहना लोकतंत्र के लिए हम जरूरी मानता हूँ, लेकिन विपक्ष ला थोड़ा रचनात्मक और सुझाव का हो सकते वो काम करना चाहिए। दुर्भाग्य 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सुते रही से, खुद के लड़ाई झगड़ा में फंसे रही से। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के इस आंदोलन को लोगों का साथ नहीं मिला। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ने गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद कांग्रेस ने उनसे तत्काल माफी मांगने की मांग की। अरे कांग्रेस बताए ना कहाँ है, खाली कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग हैं। जरा ऐसे कानून की कॉपी लेकर आए, कौन से राज्य में लागू है? सत्ता हाथ से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला तो गए थे, लेकिन वे अभद्र और अशिष्ट भी हो गए हैं, यह अब पता चल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा कांग्रेस नेताओं के बारे में प्रयोग किए गए शब्द बेहद ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी उनके इन शब्दों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करती है और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अपने इन शब्दों के लिए वे माफ़ी मांगे। धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ बीजेपी सड़क पर थी। 3.5 साल बाद बीजेपी विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही थी, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनाव को लेकर जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उमाशंकर गुप्ता को गुना, अशोकनगर का जिम्मा दिया गया है। शरदेंदु तिवारी को शिवपुरी, श्योपुर की जिम्मेदारी मिली है। समीक्षा गुप्ता को भिंड, मुरैना, दतिया का जिम्मा दिया गया है। अल्केश आर्य को होशंगाबाद, हरदा, रायसेन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप लारिया को दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर का जिम्मा। प्रभात साहू को सागर, पन्ना, बालाघाट की जिम्मेदारी दी गई। शेषराव यादव को नरसिंहपुर, बैतूल, जबलपुर का जिम्मा दिया गया है। वीरेंद्र गुप्ता को सतना, सीधी की जिम्मेदारी दी गई है। सोनू गहलोत को रतलाम, मंदसौर, उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। शैलेंद्र डागा को नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर का जिम्मा है। मीना जुनवाल को देवास, शाजापुर, आगर की जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र वर्मा को धार, बुरहानपुर, इंदौर नगर और इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी। अतुल पटेल को खंडवा, खरगोन, बड़वानी। जयसिंह मरावी को अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी। रमेश रंगलानी को छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला। जोधा सिंह अटवाल को सीहोर, भोपाल ग्रामीण और भोपाल शहर। सुरजीत सिंह चौहान को ग्वालियर नगर निगम, माफ कीजिएगा, ग्वालियर नगर, ग्वालियर ग्रामीण, विदिशा ये जिम्मेदारी दी गई है। स्वाति गुड़बोले को जबलपुर ग्रामीण, कटनी और शहडोल। शशांक श्रीवास्तव को उज्जैन नगर, रीवा, राजगढ़। जितेंद्र सिंह चौहान को सिंगरौली का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुना कांड के बाद अब घटना पर सियासत भी थमते नजर नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कॉल डिटेल निकलवाने की मांग की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में सख्त कदम उठाती तो ऐसे हालात नहीं होते। हमारी मांग है, जो लोग हथियार कहां से आए, शिकार कब से हो रहा है, कौन कौन शिकार करा रहा है, हर त्योहार पे, हर किसी छोटे मोटे कार्यक्रम पे वहाँ के जो कुछ लोग हैं, सामंत लोग, ये सिसोदिया जी हैं, ये लगातार क्यों उसको संरक्षण दे रहे हैं? सिंधिया जी के साथ सिंधिया जी क्यों उसको पार्टी में शामिल कर रहे हैं? ये सब इसकी हमारी जांच है, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। बंटी बना, सिंधिया जी और बीडी शर्मा तथा आपके महेंद्र सिंह सिसोदिया के पूरे कांड डिटेल 2 महीने के कराए जाए पिछले 2 माह में।
पूरा स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाया है और सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है, मैं मानता हूं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शायद उनके समय में वो करते तो ये हाल नहीं होता। और गुना से बड़ी खबर, बीजेपी उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह बंटी बना ने सफाई दी है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर हितेंद्र सिंह ने अब सीधे तौर पर सफाई दी है। तो गुना कांड को लेकर सफाई दी है। कांग्रेस के आरोपों पर जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के पारिवारिक संबंध हैं। किले में ही आते जाते थे ये आरोपी। मेरे पिता के जमाने से जानता हूं आरोपियों को। कांग्रेस मुझे घेरने की कोशिश कर रही है। तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर हितेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर सफाई देकर आरोप भी लगाया है। चलिए सीधे बातचीत करते हैं। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ बंटी बना भी वहां मौजूद है। जरा उन्हीं से जान लेते हैं। पंकज, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस वार कर रही है और कई फोटो वायरल किए जा रहे थे कि आरोपियों के साथ जो है हितेंद्र सिंह बंटी बना जो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उन पर आरोप लग रहे थे। पंचायत मंत्री के साथ भी फोटो वायरल किए जा रहे थे। आइए हम जानते हैं आखिर ये आरोप लग रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? फोटो वायरल हो रहे थे। ये सारे आरोप निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। जो आरोप लग रहा है कि मेरा संरक्षण इनको था, ये बिल्कुल गलत है। इनको पूरा संरक्षण रावड़ किले से प्राप्त था। दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह जी का संरक्षण इनको रहा है। मैं अभी बीजेपी में आया हूँ 5-6 महीने पहले। इसके पहले मैं कांग्रेस में ही था। मेरे पिताजी ने इनके यहाँ 40 साल काम किया, इनकी सेवा की है। 25 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा था। तो मैंने तो इनको बिदौरी वालों को हमेशा किले पे ही देखा है, रात दिन किले पे। किले से इनके सारे काम होते हैं। इनके जो भी इनके काम होते होंगे, इसका जवाब जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह जी दें। इनने एक फ़ोटो वायरल किया है। मैं आज से 9 महीने पहले इनके गांव में एक फंक्शन में गया था। अब फंक्शन में किसी के यहाँ जाओगे तो आपका स्वागत भी करेगा, माला भी पहनाएगा, साफा भी बांधेगा। वो उन लोगों ने किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी उस गाँव बिदौरिया में कभी गए नहीं है क्या? इस बात को साबित करें कि वो कभी चुनाव में, प्रचार में, दौरे में कभी उस गांव में जाते नहीं हैं क्या? पंचायत मंत्री जी के साथ भी फोटो वायरल किए जा रहे हैं। पंचायत मंत्री जी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका विधानसभा क्षेत्र है, बमोरी है। ये रावड़ विधानसभा के लोग हैं और किले के जस्ट पीछे के लोग हैं। पंचायत मंत्री जी रावड़ विधानसभा में 2-5% लोगों को जानते होंगे, 10% लोगों को जानते होंगे। और ये किले के पीछे का गांव है जहाँ पंचायत मंत्री जी कभी आपके घर के फोटो वायरल किए जा रहे हैं। मेरे घर का फोटो इसलिए वायरल किया जा रहा है कि ये जो शहजाद खान है, इसके 3 महीने पहले ट्रैक्टर पकड़ लिए गए थे जो ये रेत का खनन करते थे। रॉयल्टी थी लेकिन कोई भी कारण रहा होगा, वो लोडिंग है जो भी। और 8 ट्रैक्टर मेरे क्षेत्र के पीपलिया गाँव से पकड़े गए थे। इन ट्रैक्टरों के लिए मैं लगातार कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहा था, लेकिन कलेक्टर महोदय की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में वो सब कार्य चल रहा था। तो उसको जब मालूम चला शहजाद खान को, भाई मंत्री जी मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो वो इस लालच से मंत्री जी से मैं कलेक्टर को फ़ोन करवा लूँगा, इस वजह से वो यहाँ आया था। जब अंदर हम लोग बैठे मंत्री जी और हम, तो मैंने मंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा इसमें अपन फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टर साहब अपने नियम कायदे से इसको कर देंगे। जब बाहर मंत्री जी जा रहे थे तो बहुत सारे कार्यकर्ता थे यहाँ, हमारे रावड़ क्षेत्र से, आरोन क्षेत्र से, जामनेर से, सब लोग इस उम्मीद से आए थे कि सब लोग मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और अपना अपना काम सब बताएंगे। आप ने भी कुछ फोटो वायरल किए हैं, क्या है ये फोटो? मैं तो फोटो वायरल करने में विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो जयवर्धन सिंह जी लगातार फोटो वायरल कर रहे हैं, चलिए, और बार-बार मांग कर रहे हैं। तो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर हितेंद्र सिंह बंटी साफ तौर पर सफाई दे रहे हैं कि केवल एक कार्यक्रम में आना जाना था, ऐसा कुछ नहीं। और सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि किले के पीछे का गांव है और इनके घर आना जाना उनका है, उनके किले में आना जाना था। चलिए, फिलहाल आरोप है। इन आरोपों का बंसल न्यूज से कोई लेना देना नहीं है।